हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 76,330 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 345 अंकों की गिरावट देखी गई। ये 23,085 के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल खराब ग्लोबल संकेतों के बाद बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुले। दिन भर बिकवाली भी जारी रही। इसके चलते ये मार्केट में गिरावट देखने को मिली और करीब 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। दूसरी ओर आज रुपया भी रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गिरा। रुपया 27 पैसे गिरकर 86.31 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। दरअसल अमेरिकी डॉलर का भाव 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें भारत समेत दुनिया भर की करेंसी में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। जरा रुपये को लेकर जो आपकी चिंता है, तो क्यों गिर रहा है रुपया, ऑल टाइम लो पर क्यों पहुंच गया है, इसके बारे में भी जरा आपको थोड़ा बताते हैं। और रुपए गिरने से नुकसान क्या होता है माफ कीजिएगा, ये भी जरा थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए तो चलते हैं सीधे। हमारे सहयोगी विकास सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनडीटीवी प्रॉफिट के हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ मिताली निकोरे भी जुड़ेंगी, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या हो रहा है शेयर मार्केट में ऐसा कि लगातार हम पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट का जो मूड है वो लगातार गिरता हुआ ही देख रहे हैं। देखिए, ये जो गिरावट है शेयर बाजार की, ये इम्पोर्टेड गिरावट है। अब मैं ये इसको क्यों कह रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यूएस की वजह से हम सबसे ज़्यादा इस वक्त गिर रहे हैं। यूएस ने जो चीज़ें की हुई हैं उसकी वजह से हम गिर रहे हैं। अब यूएस में उम्मीद थी कि रेट कट होगा, फेड रेट कट करेगा, लेकिन फेड के रेट कट करने की उम्मीद जो है वो कम हो गई तब जब वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया वो काफ़ी जो है वो उत्साहवर्धक था। वहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी घटी है। अब बेरोज़गारी घटने का इम्पैक्ट ये हुआ कि जो रेट कट की उम्मीद थी वो रेट कट की उम्मीद अब नहीं रही है। अब लग रहा है कि वो थोड़ा टल सकता है, जिसकी वजह से अब इंडिया के अलावा जितने मार्केट हैं उन सब पर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वहाँ भी लग रहा है कि अब रेट कट नहीं होने की वजह से वहाँ से पैसे निकलेंगे। जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसे निकालेंगे और वो यूएस के मार्केट में शिफ्ट करेंगे पैसे, क्योंकि वो उनके लिए वो सेफ हेवन है। वहाँ पे उनको रिटर्न अच्छे मिलेंगे रेट कट अगर नहीं होता है तो उसकी वजह से एक तो एफआईआईज़ की सेलिंग चल रही थी। दूसरी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस तमाम चल रही हैं वो तो इम्पैक्ट कर ही रही हैं। तीसरा ये हुआ कि क्रूड का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो $80 के भी पार निकल गया है क्रूड। तो ये 3 फैक्टर्स तो थे ही। रुपए की कमज़ोरी आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिलकर सम अप हो गई हैं और उसने पूरे शेयर बाज़ार को आज जो है वो नीचे की तरफ पुल किया। आज का मार्केट काफ़ी कमज़ोर था। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयर देखेंगे तो 4-4-4.5% की कमज़ोरी वहाँ के इंडेक्स में देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% टूटे ही हैं। और जैसा आपने बताया कि मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखें तो 14 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के आज के बाज़ार में साफ़ हो गए हैं। तो ये ओवरऑल जो वजह रही वो ये कि एक तो यूएस के मार्केट की चीज़ें हैं। यूएस से जो है वो डेटा जो आया है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है उनके लिए, लेकिन वो रेट कट नहीं करेंगे और उसकी वजह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा जो क्रूड का इम्पैक्ट है और तीसरा आप देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो रुपए की कमज़ोरी है वो सारी चीज़ें मिलकर समाप्त होकर मार्केट को आज इम्पैक्ट कर रही है। तो जिसकी वजह से मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है। ठीक है विकास, बने रहिएगा हमारे साथ। ज़रा ये भी समझने की कोशिश करते हैं मिताली, क्या आगे भी इसी तरीके के संकेत हैं? मतलब क्या कुछ उम्मीद है कि थोड़ा मार्केट में थोड़ा उछाल आएगा या इसी तरीके का कुछ दिनों तक मार्केट में रहने के संकेत हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इस शो में इंक्लूड करने के लिए। मुझे ये लगता है कि इंडिया के जो अपने इंडिकेटर्स हैं, इंडिया की जो अपनी इकोनॉमी है, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है आज जो हम इन यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट देख रहे हैं उसमें। क्योंकि अगर हमने देखा पिछले 2 हफ्ते में ही इंडिया का जीडीपी डेटा आया है जिसमें 6.4% यानी कि 6.4% की ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन आया है इस साल के लिए। तो इससे भी एक मार्केट सेंटिमेंट पे असर पड़ता है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा अमाउंट, मतलब हजारों करोड़ इंडिया की स्टॉक मार्केट
से इक्विटी मार्केट से बाहर निकाले गए हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उन्हें जाकर और मार्केट्स में पार्क करा है, स्पेशली यूएस में, जैसे आपके दूसरे कमेंटेटर भी बता रहे थे। तो इसलिए, बट ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन बन गया है मार्केट में कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, इंडिया में अब ग्रोथ उतनी पेस पर नहीं होगी। तो मुझे ये लगता है कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट्स नहीं आती हैं, जो कि मुझे लगता है बजट के टाइम पर आएंगी, और अभी एक मतलब 2-3 हफ्ते ही बचे हैं बजट के आने के, तो उससे मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा-सा चेंज होगा। लेकिन तब तक हम ये डेफिनिटली देखेंगे कि 2-3 हफ्ते हमारे लिए कुछ थोड़े मुश्किल हफ्ते होने वाले हैं। 2-3 हफ्ते मुश्किल होने वाले हैं अगर इसको अगर आप देखें तो। लेकिन विकास, ये जो जिस तरह के अभी बताया जा रहा है कि देखिए बाहर का भी असर है, अपनी खुद की इकोनॉमी का भी असर है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है जिसने अभी अभी मार्केट में पैसा लगाना शुरू करा है, उसको क्या चिंता की बात है? उसको क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, हमने तमाम एक्सपर्ट्स से बात की इस दौरान, जब गिरावट लगातार चल रही थी तो हमने तमाम एक्सपर्ट्स से बात की। उनका कहना यही है कि गिरावट शेयर बाजार का एक हिस्सा है, शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे की तरफ चलता रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं अगर आपने अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों में इन्वेस्ट किया है। तो अभी हमने पीछे तमाम इन्वेस्टर्स से बात की, तमाम जो बड़े निवेशक हैं, उसमें हमने आउटलुक की एक सीरीज़ भी चलाई थी जिसके अंदर हमने करीब करीब 10 बड़े इन्वेस्टर्स से बात की, और उन सबका एक मत में यही कहना था कि अगर आपने अच्छे फंडामेंटल्स चुने हैं, अच्छे फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट किया है, आपको लगता है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका यही कहना था। लेकिन एक चीज़ वो अलर्ट ये ज़रूर कर रहे थे कि अगर आपने किसी टिप के या फिर किसी के कहने पे निवेश कर दिया है और वो शेयर आपका ख़राब है, फंडामेंटली अच्छा नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने की ज़रूरत है कि वहाँ अब उनको क्या करना चाहिए। दूसरा, जो म्यूचुअल फंड के जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना था कि गिरावट हमेशा एक मौका होता है ख़रीदारी करने का, लेकिन उनका ये कहना था कि आप SIP के ज़रिए निवेश करें ताकि आप हर एक पर्टिकुलर लेवल पर आपकी एक खरीदारी हो, जितना मार्केट सस्ता होता जाए उस हिसाब से आप खरीदते जाएं। तो SIP के जरिए इन्वेस्ट करने की वो सलाह दे रहे थे। तो ये 2 सलाह हमें शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से देखने को मिली। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो इन्वेस्टर सुन रहे हैं उन्हें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करना चाहिए, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना चाहिए और उसके बाद ही निवेश का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यही है, और यही मोटी मोटी सलाह आती है कि ये लॉन्ग टर्म गेन है, ये छोटा मोटा उतार चढ़ाव बीच में रहता भी है। बीच में हमने पहले भी देखा था कि कितना ज़बरदस्त उछाल भी शेयर मार्केट में देखने वाला था। लेकिन मिताली, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपकी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि लोग कई बार खास तौर से जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं वो घबरा जाते हैं। जब तक सब ठीक चल रहा होता है तब सब ठीक है, लेकिन सडनली अगर कोई स्लम्प आता है तो उनको लगता है कि गड़बड़ हो गई है। नहीं, बिल्कुल अंकित, ये सही बात है। डर तो सबको लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम ये देखें तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि पिछले 10 सालों में अभी हमें अपनी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के स्ट्रेंथ पर प्ले करना है। पिछले 10 सालों में इंडिया जो है विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी बनी है। आज भी अगर चाहे 6.5% की ग्रोथ भी हो, तब भी इंडिया विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी ही रहेगी। और अगर हम पूरे विश्व के आज की सिचुएशन देखें, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इंडिया एक जगह है जहाँ पर अभी भी एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी हुई है। और हम अगर ये भी देखें तो नई इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है, और हमारी कंजम्पशन भी एक्चुअली अच्छा ही कर रही है। मतलब नियरली 7% तो हमारी कंजम्पशन में भी इंक्रीज हुआ है पिछले 2 सालों में। जी। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी कहीं स्लो डाउन हो रही है। हाँ, चाहे 10% पर नहीं बढ़ रही है, लेकिन 6% पर तो बढ़ ही रही है। तो हमारे रिटर्न्स आएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंटली इसमें इन्वेस्ट करके आगे चलना है। विकास, जो डॉलर की अगर हम खास तौर पे बात करें तो जो डॉलर है उसका जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, अभी रिकॉर्ड मंदी पर डॉलर दिखाई पड़ रहा है, 86.31 पर बंद हुआ है, उसका असर जो है वो लोगों पे किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये हमें समझना चाहिए कि जब भी डॉलर मजबूत होता है और हमारा रुपया कमज़ोर होता है, इसका मतलब जब अगर आप खरीदने जाते हैं कोई भी पर्टिकुलर सामान विदेशों के बाज़ार से, जैसे क्रूड हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, तो क्रूड जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें पहले जहाँ डॉलर के हिसाब से कम रुपए देने पड़ते थे, अब हमें उसकी जगह कमज़ोर रुपए की वजह से ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट ट्रेड डेफिसिट पर पड़ता है। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, अगर पूरे देश के बारे में समझें तो वो इम्पैक्ट, जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, ये चीज़ें हम जब महंगी खरीदते हैं तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पर्कुलेट
रेट होता है और वो सारी चीज़ों पे पड़ता है कि अगर आप कोई चीज़ आप महंगी खरीद रहे हैं तो उससे जो रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें महंगी होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो ये इम्पैक्ट, सीधा सीधा इम्पैक्ट अगर समझना चाहें तो ये होता है कि डॉलर जब भी मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर होता है, तो आपको ज़्यादा पैसे देकर चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं पहले के मुकाबले। ठीक है मिताली जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगा कि क्या उम्मीद लगाई जाए कि डॉलर का थोड़ा मतलब रुपया जो है वो मजबूती दिखाएगा, कुछ दिनों में ये बेहतर होगा, या अभी भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलने जारी रहेगा? तो अगर हम ये एक बात समझें, विकास ने एक बहुत सही बात कही कि हाँ, हमारा ऑयल प्राइसेस का जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन जब ये एक्सचेंज रेट गिरता है, मतलब कि हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं $1 के लिए, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट में और सस्ते हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप कोई स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप खाने के पदार्थ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे पूरे ग्लोबल मार्केट में और सस्ते हो जाते हैं जो भी हमसे डॉलर दे के खरीद रहा है। तो हम ये डेफिनेटली देखते हैं, एक इम्पैक्ट और आता है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाए। और अगर हम लास्ट 1 साल का डेटा देखें तो हमने ये देखा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स 6% बढ़े हैं, लेकिन इंपोर्ट्स 2% गिरे हैं, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स 8% बढ़े हैं। तो एक्चुअली इस एक्सचेंज रेट के वर्सन होने का फायदा ही हो रहा है इंडिया को, मतलब इस एक्सचेंज रेट का हमें एक्चुअली नेट नेट बहुत फायदा हो रहा है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी आरबीआई को मॉनेटरी मार्केट्स में इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस एक्सचेंज रेट को नेचुरली चलने जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि 86-87 के लेवल पर ये शायद स्टेबल हो जाए, बिकॉज आरबीआई जो है वो अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में रुपीस बेच रहे हैं ताकि ये एक्सचेंज रेट एक तरह से एक लाइन पे चलता रहे। तो इस नेक्स्ट 3 महीने में आरबीआई को ये थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसको नेसेसरीली 80 पे लाना है या 75 पे लाना है, क्योंकि एक्चुअली ये रेट हमारे लिए फायदेमंद भी है। सही बात है। और भारत में रेमिटेंसेस बहुत आती हैं, तो अगर आपका कोई रिश्तेदार अगर बाहर रहते हैं तो आपके लिए कम से कम ये एक बेहतर एक्सचेंज रेट जो है वो आपको मिलेगा अगर वहाँ से आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखें तो रुपए जो है वो गिर ज़रूर रहा है। उसका एक तरीका, एक समझना एक का तरीका ये है कि इससे भारत के लिए जैसे कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा और उसका असर बाकी चीज़ों पे भी पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर जैसे हमें मिताली बता रही थी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को ज़रूर मिलेगा।